हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हमारा एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। दिस इज़ द टॉपिक और चैप्टर ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी। तो उसी में स्टार्ट करते हैं आज हम इस चैप्टर को, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। पहले मैं इस चैप्टर की थोड़ी थ्योरी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या है हमारे पास इस चैप्टर में। देन हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसकी वीडियो के बाद आपके पास कुछ फर्दर वीडियोस आएंगे, उसमें हम इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे और एक दो क्वेश्चन हम इस वीडियो में भी सोल्व करेंगे। सबसे पहले होता क्या बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं, क्या कुछ होता है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारी कैश ट्रांजेक्शन के लिए एक बुक प्रिपेयर करते हैं, डैट इज़ कैश बुक। मतलब हमारे बिजनेस के जितने भी हमारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उन सब की रिकॉर्डिंग हम कहाँ करते हैं, कैश बुक में। और हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक होती है विद कैश एंड बैंक कॉलम। कैश बुक होती है हमारे पास डबल कॉलम वाली, कैश एंड बैंक कॉलम, दो कॉलम वाली हमारे पास क्या होती है, कैश बुक होती है। ओके अब अगर मेरी कैश बुक में बैंक का कॉलम मेरे पास है, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट आई एम हैविंग अ बैंक अकाउंट, कि मेरे बिजनेस का एक बैंक अकाउंट भी होगा। अगर मैंने अपनी कैश बुक को कैश और बैंक कॉलम वाली कैश बुक बनाई है और बैंक कॉलम में मेरी ट्रांजेक्शन है, इट इज़ ऑब्वियस कि मेरे पास एक बैंक अकाउंट भी होगा। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो जितनी भी ट्रांजेक्शन मेरी बैंक से रिकॉर्ड होती हैं, मतलब जितनी भी रिसीट्स होती है मेरे पास या जो भी कुछ पेमेंट्स होती हैं, अगर वो मेरे थ्रू द बैंक हो रही हैं तो वो कहाँ रिकॉर्ड होती है, मेरी कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होती है। सेम ट्रांजेक्शन बैंक के पास भी रिकॉर्ड होती होंगी। तो इस अकॉर्डिंग तो जो मेरे कैश बुक का बैंक कॉलम है और जो मेरा बैंक अकाउंट है, दोनों का जो बैलेंस होना चाहिए डैट शुड बी इक्वल, दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर मेरी कैश बुक ये बोल रही है कि मेरी कैश बुक में बैंक अकाउंट का डेबिट बैलेंस चल रहा है, कि मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज़ है, तो मेरे बैंक में भी उस दिन क्या होने चाहिए, 10,000 रुपीज़ होने चाहिए। दोनों में इक्वालिटी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। बट कई बार क्या होता है, दोनों में इक्वालिटी नहीं होती, कुछ गैप आ जाता है, मतलब कुछ डिफरेंसेस आते हैं। जैसे मतलब मेरी कैश बुक तो बोल रही होगी बैलेंस 10,000 है, लेकिन हो सकता है मेरे बैंक में 10,000 का बैलेंस ना हो, उस डेट पे हो सकता है बैंक में मेरा बैलेंस 12,000 हो, या हो सकता है मेरा बैलेंस 8,000 भी हो सकता है। अब वो रीजंस क्या है डिफरेंसेस के, और वो डिफरेंसेस क्यों आए, अब मुझे उस डिफरेंसेस का रीज़न निकालना है और किस अमाउंट्स के डिफरेंसेस हैं। तो उस रीजंस के लिए मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती हूँ जिसको बोलते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, कि मेरा यहाँ बैलेंस 10,000 है और यहाँ 12 है या 8 है, ये 12 या 8 हुआ कैसे 10 की बजाय, तो उसको रिकन्साइल करना दोनों बैलेंसेस को, इन दोनों को आपस में। तो उसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये डिफरेंसेस हो कैसे सकते हैं, मतलब क्या रीज़न है कि डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो आप सपोज करो ये आपके बिजनेस की क्या हो गई, कैश बुक हो गई। ओके, दिस इज योर कैश बुक विद बैंक कॉलम, और ये मेरा बैंक अकाउंट हो गया। ठीक है, तो बैंक आपकी जो एंट्रीज करता है वो आपकी कौन सी बुक में एंट्रीज करता है, पासबुक में आपको रिकॉर्ड करके देता है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन बैंक के साथ की है। और हम सेल्फ किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कैश बुक के बैंक कॉलम में। अब मैं एक बार के लिए आपको अजम्पशन के लिए लेट्स सपोज स्टार्ट करती हूँ कि मैंने आज ही बैंक अकाउंट ओपन करवाया बिजनेस का, और मैंने इनिशियल जो डिपॉजिट है, इनिशियल बैलेंस है जो मेरे पास, वो कितना है, इनिशियल डिपॉजिट जो मैंने करवाया, फर्स्ट डिपॉजिट, लेट्स सपोज मैंने 10,000 का डिपॉजिट करवा दिया आज मेरे बैंक में। तो मेरे को भी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैं यही लिखूंगी कि 10,000 रुपीज़ मेरे बैंक में रखें, और मेरी जो पासबुक है उसमें भी बैंक ये लिख के देगा कि आपने 10,000 रुपीज़ का आज क्या करवा दिया, डिपॉजिट करवा दिया। तो आज की डेट में तो दोनों ही बराबर चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप सपोज करो मैंने एक चेक इशू कर दिया। ठीक है, आज मैंने एक चेक इशू कर दिया 2,000 रुपीज़ का इस बैंक अकाउंट से, तो मैं क्या करूँगी, मेरा बैंक अकाउंट 2,000 से माइनस कर दूंगी। तो इसके अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग तो क्या होगा कि मेरे पास कितने रखे हैं बैंक में, 8,000। अब मैंने जो चेक इशू किया है, मुझे पता है उस चेक की वैलिडिटी कितनी होती है, 90 डेज। सपोज करो मैंने मिस्टर सुरेश के नाम पे चेक इशू किया है, मिस्टर सुरेश को आज मैंने चेक इशू किया है, आज डेट कितनी है, आज डेट है 23 अक्टूबर। लेकिन जो मिस्टर सुरेश है उन्होंने क्या किया, वो 31 अक्टूबर तक बैंक गए ही नहीं, उस चेक को उन्होंने बैंक में भेजा ही नहीं, बैंक में लगाया ही नहीं, अपने पास रखा हुआ है, क्योंकि चेक की वैलिडिटी है 90 डेज, और 90 डेज में कभी भी पैसा ले सकते हैं। तो इट मीन्स अगर मान लो आज की बात छोड़ दो, 31 अक्टूबर को मैंने क्या किया, मेरा बैंक की पासबुक कंप्लीट करवाई बैंक से, मैंने बैंक की पासबुक की स्टेटमेंट चेक की, तो बैंक तो अभी भी मुझे 10,000 का बैलेंस शो करेगा, क्योंकि बैंक में तो वो चेक पहुंचा ही नहीं, तो बैंक कहाँ से डिडक्ट करेगा। लेकिन मेरा बैलेंस कितना शो हो रहा है,
8,000 का। तो ये देखो, ये एक रीज़न हो गया डिफरेंसेस का कि आपने तो चेक इशू कर दिया लेकिन सामने वाला पर्सन उस चेक की पेमेंट लेने के लिए बैंक में गया ही नहीं। तो जब तक ये पर्सन नहीं जाएगा, मिस्टर सुरेश जब तक इस चेक को बैंक में नहीं लगा देता और बैंक इस चेक को क्लियर नहीं कर देता, तब तक बैंक आपके अकाउंट में से डिडक्ट नहीं करेगा उस मनी को। और डिडक्ट नहीं होगी तो आप तो डिडक्ट कर चुके हो, आपके अकॉर्डिंग तो आपने इशू कर दिया चेक, आप 8,000 का बैलेंस शो करोगे लेकिन बैंक की पासबुक आपका 10,000 का बैलेंस शो करेगी, तो वहाँ पे आपके डिफरेंसेस होंगे। आफ्टर दिस डिफरेंसेस और किस रीज़न से हो सकते हैं? सपोज करो आपके पास क्या हुआ, इनिशियल बैलेंस वही 10,000 है, अब ये 2,000 वाली बात भूल जाओ, इसको छोड़ दो एक बार के लिए। सेकेंड पॉइंट और क्या हो सकता है आपके डिफरेंसेस का? तो वो हो सकता है आपको चेक रिसीव हुआ, ठीक है, आपको चेक कलेक्ट हुआ, रिसीव हुआ, आपने उसको क्या कर दिया, बैंक में पे कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, पेड इनटू बैंक उस चेक को, बट बैंक ने अभी तक आपको क्रेडिट नहीं दिया उसके लिए, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। सपोज करो आज क्या है, आज फ्राइडे है, ठीक है, आज आपका बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, आज आपका फ्राइडे है लेट्स सपोज, और फ्राइडे को इवनिंग में आपने क्या किया, आपके पास कोई चेक आया हुआ था, आप बिल्कुल लेट इवनिंग में जब बैंक का क्लोजिंग टाइम था, बैंक बंद होने वाला था, आप उस टाइम बैंक में गए और बैंक में आपने वो चेक क्या कर दिया, जो चेक बॉक्स लगा होता है बैंक में उसमें ड्रॉप कर दिया, आपने तो चेक डाल दिया, ठीक है। अब बैंक में अब तो बंद होने का टाइम हो गया, वो चेक को निकाल लेंगे नहीं, उस टाइम तो उन्होंने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे सैटरडे और संडे लेट्स सपोज कि बैंक का क्या होता है, हमारा ऑफ होता है, सैटरडे संडे ऑफ हो गया बैंक का। आफ्टर संडे कोई दिवाली ब्रेक या कुछ भी फेस्टिवल आ गया 2 दिन, तब ब्रेक हो गया। इट मीन्स आपने तो जैसे ही फ्राइडे को चेक बैंक में भेज दिया जो आपको रिसीव हुआ, आपने तो अपने बैंक अकाउंट में उसी दिन प्लस कर दिया कि मेरे पास स्टार्टिंग में बैंक का बैलेंस था 10,000, मुझे 5,000 का चेक रिसीव हुआ, 5,000 मैंने क्या कर दिए मेरे प्लस कर दिए, अब मेरे पास बैलेंस होना चाहिए मेरे बैंक अकाउंट में 15,000, क्योंकि 5 का चेक मुझे मिला था वो मैंने बैंक में भेज दिया। लेकिन आप तो फ्राइडे को चेक कर रहे हो 15,000, लेकिन फ्राइडे सैटरडे संडे इवन मंडे ट्यूसडे 2 दिन कोई फेस्टिवल ऑफ है, ट्यूसडे तक बैंक ने वो चेक क्लियर ही नहीं किया, बैंक में वो चेक क्या होगा, बैंक के चेक बॉक्स में ही रखा है, वो चेक अभी तक क्लियर नहीं किया बैंक ने, और अगर वो चेक क्लियर नहीं हुआ तो इट मीन्स टिल ट्यूसडे तक आप अपना 15,000 बैलेंस लेके चल रहे हो, लेकिन बैंक में अभी भी आपके पास कितना बैलेंस है, ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज़। तो इस रीज़न से भी आपका डिफरेंस हो सकता है कि आपका कैश बुक में कुछ और बैलेंस चल रहा हो बैंक अकाउंट का, और आपकी पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक अकाउंट का बैलेंस कुछ डिफरेंट चल रहा हो। ओके, नेक्स्ट रीज़न मे बी लाइक दिस, आपने जो चेक रिसीव किया वो आपने डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, लेकिन वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया और उसकी कोई इंफॉर्मेशन आप तक नहीं पहुंची। चेक क्या हो गया, डिसओनर। मैंने ये चेक डिपॉजिट करवाया, मैंने 15,000 कर दिया मेरा बैलेंस, बैंक में गया, बैंक ने उसको चेक को चेक किया, डिसओनर हो गया, उसके ऊपर डेट गलत थी, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे थे, कुछ भी रीज़न था, तो चेक क्या हो गया, डिसओनर। तो बैंक तो आपको 5,000 का कोई क्रेडिट नहीं देगा, बैंक तो आपके अकाउंट में बिल्कुल भी प्लस नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि वो जो चेक आपने दिया था वो क्या हो गया, डिसओनर हो गया। तो वहाँ आपका बैलेंस तो क्या शो हो रहा है, 15,000 आपके अकॉर्डिंग, तो आपके पास कैश बुक तो शो कर रही है कि 15,000 बैंक में रखें, लेकिन एक्चुअल में बैंक में कितने हैं, ओनली एंड ओनली 10,000 रुपीज़ है। चेक डिसओनर हो गया और हमें कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि चेक क्या हो चुका है, डिसओनर हो चुका है। आफ्टर दिस और क्या रीजंस हो सकते हैं, सपोज आपको बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, बैंक ने तो इंटरेस्ट अलाउ कर दिया, बट आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक ने ऐसा भी कुछ किया, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई, कोई मैसेज कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। तो देखो, जैसे ही बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया तो बैंक तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, आपके अकाउंट में प्लस कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो मेरा बैलेंस बैंक में कितना चल रहा है, 10,000। सपोज बैंक ने 1,000 का इंटरेस्ट दिया तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, बट मेरी कैश बुक में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैं तो अभी भी अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे बैंक में कितने रुपीज़ रखे, 10,000, बट एक्चुअल में बैंक में हो कितने गए हैं, अब 11,000 हो गया। 1,000 मुझे बैंक ने क्या कर दिया है, इंटरेस्ट दे दिया। तो अब इस रीज़न से जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक दोनों में क्या चलता रहेगा, अमाउंट्स में, बैलेंस में डिफरेंस चलता रहेगा। सिमिलरली कई बार बैंक्स क्या कर लेते हैं, इंटरेस्ट हमसे चार्ज भी करते हैं। चार्ज मतलब जैसे हमने कोई ओवरड्राफ्ट वगैरह कुछ भी लिया हो, तो
अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो बैंक ने तो मेरे अकाउंट में से माइनस कर लिए, कुछ रुपीस डिडक्ट कर लिए, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी, बैंक ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैंने तो कुछ भी माइनस नहीं किया, लेकिन बैंक ने मेरे अकाउंट में से इंटरेस्ट के पैसे माइनस कर लिए जब बैंक ने वो इंटरेस्ट चार्ज किए। तो फिर से डिफरेंसेस आएंगे, मेरा बैलेंस कुछ और शो होगा और बैंक का बैलेंस कुछ और चल रहा होगा। ये भी कुछ रीज़न हो सकता है। उसके बाद अगर बात करूं तो कई बार बैंक क्या कर लेते हैं, कुछ चार्जेस के पैसे ले लेते हैं। लाइक जैसे आपको मैसेजेस सेंड करते हैं बैंक, उसके कुछ चार्जेस हो गए। कई बार हम दूसरे एटीएम से विड्रॉल कर लेते हैं मनी, उसके चार्जेस हो जाते हैं कुछ। तो अगर बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस लगाए हैं तो उसका सेम ट्रीटमेंट होगा जैसे इंटरेस्ट चार्ज का होता है, कि बैंक ने तो क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया, मेरा अकाउंट में से माइनस कर दिया, बट मुझे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो मैंने तो अपने अकाउंट में से माइनस नहीं किया, तो मेरे अकाउंट का बैलेंस मुझे ज़्यादा शो हो रहा होगा और एज पर बैंक वो बैलेंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बैंक ने कुछ ना कुछ उसमें से बैंक चार्जेस क्या कर लिए, डिडक्ट कर लिए। ठीक है। और क्या रीजंस हो सकते हैं, सब रीजंस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़े हुए, सब आप बिल्कुल ईजिली समझ सकते हो कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। सपोज करो किसी कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए मेरे अकाउंट में, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, और ना कस्टमर ने मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी और ना ही मुझे बैंक की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई। ऑब्वियसली बात है बैंक ने प्लस कर दिया होगा क्योंकि मुझे मनी रिसीव हुई है, तो बैंक अकाउंट तो मेरा प्लस हो गया, लेकिन जो कैश बुक वाला कॉलम है, कैश बुक में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। तो कैश बुक में तो कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, लेकिन बैंक की पासबुक में क्या हो चुका है, बैलेंस प्लस हो चुका है। तो फिर से दोनों बुक्स में क्या होगा, बैलेंस में डिफरेंसेस होंगे, कुछ अमाउंट यहाँ ज़्यादा होगी और यहाँ पे कुछ अमाउंट कम होगी। सिमिलरली अगर बैंक कई बार क्या कर देता है, आप बैंक को ऑर्डर कर देते हो कि मेरी ये पेमेंट्स कर देना, लाइक इंश्योरेंस की पेमेंट है, रेंट की पेमेंट है, मंथली है, एनुअली है, आपकी 6 मंथली है, कुछ भी इस टाइप से, हाफ ईयरली, तो आपको याद ही नहीं है कि बैंक को मैंने ऐसे पेमेंट करने के लिए बोला था और आज उसकी डेट है, बैंक ने पे किया है या नहीं किया, और ना आपको कोई ऐसा इंटीमेशन उसके रिगार्डिंग कुछ भी रिसीव हो रहा है कि पेमेंट्स मेड बाय बैंक एज पर योर ऑर्डर्स। तो वहाँ पे भी क्या होगा, आपने तो डिडक्ट नहीं किया, लेकिन बैंक क्या कर चुका है, उसको डिडक्ट कर चुके अमाउंट को, क्योंकि उसने क्या किया, पे किया है। तो वहाँ भी आपके डिफरेंसेस होंगे, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पासबुक कुछ और शो कर रही होगी और आपकी कैश बुक में आपका बैंक बैलेंस कुछ डिफरेंट शो हो रहा होगा। आफ्टर दिस सपोज करो आपकी कोई इनकम, कोई डिविडेंड, कहीं से इंटरेस्ट वगैरह कुछ अमाउंट आनी थी और वो बैंक में तो आ गई, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बैंक, बट बैंक ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया और ना ही उस पार्टी ने इन्फॉर्म किया जिसने आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट पे किया है। तो वहाँ भी क्या होगा, आपके पास बैंक बैलेंस प्लस हो चुका होगा उसमें पासबुक में, लेकिन आपकी कैश बुक में जो बैंक बैलेंस शो रहा होगा उसमें कुछ भी एडिशन नहीं हुआ। तो फिर से आपके डिफरेंसेस होंगे, कैश बुक कुछ और बैलेंस शो कर रही होगी आपकी और पासबुक कुछ और बैलेंस शो कर रही होगी। ये तो कुछ रीजंस हो गए जो आपके टाइम गैप से रिलेटेड है। टाइम गैप इन द सेंस कि आपको ये इन्फॉर्मेशन तब तक मिली नहीं जब तक आप क्या कर रहे हो, बैंक के साथ अपनी स्टेटमेंट को मैच कर रहे हो। बाकी और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, वो क्या होते हैं आपके एरर्स। एरर्स क्या हुए, सपोज आपने बैंक में 8000 डिपॉजिट करवाए और बाय चांस जो बैंक कैशियर है उसने 800 आपके क्रेडिट कर दिए, वहाँ कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपने 8000 डिपॉजिट करवाए और आपने खुद ने अपनी कैश बुक में एंट्री करते हुए 800 लिख दिए, ऐसा भी हो सकता है। आपने 8000 डिपॉजिट करवाए, आप एंट्री करना खुद भूल गए कैश बुक में, बैंक वाले ने तो कर दी जैसे आपने डिपॉजिट करवाए, बट आप खुद की एंट्री करना भूल गए। कोई टोटल का एरर आपने गलत कर दिया, पासबुक कैश बुक का आप टोटल करने लगे पेमेंट साइड का, वो आपने कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, बैलेंस गलत निकाल दिया, कोई कैलकुलेशंस एरर कर दिया, कोई मिस्टेक आप भूल गई, मतलब कुछ आपको रिसीट्स हुई थी वो पेमेंट साइड रिकॉर्ड कर दी, कुछ पेमेंट्स को रिसीट साइड रिकॉर्ड कर दिया, कोई पेमेंट्स कैश में हुई थी लेकिन आपने उसको बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। मीन्स कुछ भी आपके ये रीजंस हो सकते हैं। तो उन्हीं रीजंस को आज हम आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे दोनों बुक्स में कितना डिफरेंस आ रहा है और दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग क्या बैलेंस शो हो रहा है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, ये जो एरर्स है किसी के भी बिहाफ पे हो सकते हैं। ये हो सकता है हमारी तरफ से हो जाए हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हुए, और हो सकता है बैंक की तरफ से हो जाए पासबुक में रिकॉर्ड करते हुए। तो उन एरर्स से भी आपके जो डिफरेंसेस हैं वो आ सकते हैं कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिगार्डिंग, फिर आपको और ज़्यादा प्रैक्टिकल डिटेल्स में इसका आंसर अच्छे से क्लियर होगा। वी आर हैविंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कंसीलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट डालेंगे हम यहाँ पे, डेट का इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है
पार्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स, माइनस आइटम्स। स्टूडेंट्स आप कभी भी ना इस क्वेश्चन को करो तो याद मत करना, मतलब कभी रटना मत कि क्या कब कहाँ क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है। ऐसा इस क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी नहीं होता कि आप उनको रटो। चीज़ों को रटने से आपको कन्फ्यूज़न होगी। आप क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली समझ के करोगे उतना ये चैप्टर आपको ईजी लगेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन करवाती हूँ आपको, आप खुद समझ जाओगे कि ये चैप्टर कितना ईजी है। लाइक आई एम हैविंग द क्वेश्चन, इट इज़ अनसोल्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अनसोल्ड। ओके, एक चीज़ मैं बताना भूल गई स्टूडेंट्स, वो आपको वैसे पता होनी चाहिए, मैं फिर भी बता रही हूँ आपको। देखो, कैश बुक में अगर आपके बैंक कॉलम का, कैश बुक बैंक कॉलम, इफ इट इज़ फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, आपकी रिसिट्स क्या हैं, फेवरेबल बैलेंस मीन्स रिसिट्स आर ग्रेटर देन योर पेमेंट्स, तो वो कौन सा बैलेंस होता है, वो आपका डेबिट बैलेंस होता है। ऑलवेज कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज योर डेबिट बैलेंस। रिसिट्स आप कौन से साइड रिकॉर्ड करते हो, डेबिट साइड, और पेमेंट्स क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। जब भी हम कैश बुक बनाते हैं बैंक कॉलम की, तो जब भी आपका बैंक कॉलम का फेवरेबल बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का, तो वो कौन सा होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। और इसी के अपोजिट आपकी पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या कहलाता है, आपका वो क्रेडिट कहलाता है। पासबुक का फेवरेबल बैलेंस आपका क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस डेबिट, और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, आपका क्रेडिट होता है। ये आप हमेशा ध्यान रखोगे। उसी टाइप से अगर आपकी कैश बुक है और कैश बुक का आपकी पेमेंट्स ज़्यादा हैं और आपकी रिसिट्स कम है, मतलब आपके पास बैलेंस क्या है, नेगेटिव का बैलेंस है, तो वो आपका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश बुक का वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है। कब, जब आपकी जो रिसिट्स है वो क्या होती हैं, लेस देन होती हैं किससे, पेमेंट से। पेमेंट्स आपकी ज़्यादा है, रिसिट्स आपकी कम है, तो वो आपका कौन सा बैलेंस होता है, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट होता है, अनफेवरेबल बैलेंस होता है। और अगर ये अनफेवरेबल होगा तो आपकी पासबुक का भी फिर कौन सा बैलेंस आएगा, आपके पास अनफेवरेबल आएगा, मतलब आपका डेबिट बैलेंस आएगा। ओके, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो मेरे पास सम नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है। आई एम हैविंग द स्टेटमेंट, यू कैन सी द स्टेटमेंट। वी आर हैविंग द स्टेटमेंट, रिमझिम लिमिटेड मेंटेन्स अ करंट अकाउंट विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिमझिम लिमिटेड का बैंक अकाउंट किसके पास है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑन 31 मार्च 2010। ओके, तो ये कब की डेट गिवन है मुझे, 31 मार्च 2010। द बैंक कॉलम ऑफ इट्स कैश बुक, कैश बुक का बैलेंस गिवन है आपको, डेबिट बैलेंस ऑफ 1,54,300। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है मुझे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, एंड इट इज़ 1,54,300। तो ये कितना है, 1,54,300 कौन सी साइड लिखेंगे, प्लस आइटम्स में लिखेंगे, क्योंकि ये मुझे कौन सा बैलेंस गिवन है, फेवरेबल बैलेंस गिवन है। ओके, जब भी आपको फेवरेबल बैलेंस गिवन हो वो हमेशा प्लस आइटम्स में लिखते हैं। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो आप ध्यान से सोचो, आपको किसका बैलेंस गिवन है, कैश बुक का। अब आपको चेंजेस ना तो कैश बुक में करने ना ही पासबुक में करने, आपको कैश बुक का बैलेंस दे दिया, पासबुक का बैलेंस दे दिया। ये करते कैसे हैं, आपके पास पूरी कैश बुक होती है, पूरी पासबुक होती है। पहले आप दोनों की ट्रांजेक्शन्स को आपस में कंपेयर करके मैच करते हो। जो ट्रांजेक्शन आपको कैश बुक में भी मिल गई और पासबुक में भी मिल गई, उसको आप टिक करते चलते हो। सपोज एक ट्रांजेक्शन में 10,000 की पेमेंट है कैश बुक में और वही आपकी 10,000 की पेमेंट पासबुक में, तो वो तो टिक हो गई कि उन ट्रांजेक्शन से तो कोई डिफरेंस नहीं हो रहा। अब आप क्या करोगे, अनटिक ट्रांजेक्शन जो आपने टिक नहीं की कैश बुक में और जो आपकी पासबुक में टिक नहीं हुई, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है बट पासबुक में नहीं है, तभी वो टिक नहीं हो रही, सेम मैच नहीं हो रही। और कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जो पासबुक में रिकॉर्डेड है बट वो आपकी कैश बुक में नहीं है, इसीलिए वो दोनों मैच नहीं हो रही। तो उन दोनों ट्रांजेक्शन्स को जिनसे मैच नहीं हो रहा, जिनकी वजह से डिफरेंसेस है, वो लिस्ट इसने आपको दे दी कि इन लिस्ट की ये लिस्ट है, इन ट्रांजेक्शन्स की वजह से क्या हो रहे हैं, डिफरेंसेस हो रहे हैं, ये कुछ रीजंस है। अब आप ध्यान से अगर सोचो,
तो अगर मान लो सपोज करो आपकी फर्म में आपने 2 अकाउंटेंट एम्प्लॉय किए हुए और दोनों सेम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बस आपने दोनों को इसलिए रिकॉर्ड किया हुआ है कि आप दोनों का एंड में बैलेंस मैच करो तो इक्वल आएगा, दोनों सेम ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं। और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो इट मीन्स एक अकाउंटेंट ने या दोनों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो अगर आप एक अकाउंटेंट नंबर ए का बैलेंस जो है वो वाला बैलेंस स्टार्ट करो, वो लिख लो, और उसके बाद ए और बी में जो ट्रांजेक्शन सेम नहीं है, अलग अलग हो रखी हैं, उनका इफेक्ट उस बैलेंस में दे दो कि क्या प्लस माइनस मतलब क्या ज़्यादा रिकॉर्ड किया हुआ है, क्या कम रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आपको दूसरे अकाउंटेंट का बैलेंस नहीं पता चल जाएगा कि उसका क्या शो हो रहा है। तो वही चीज़ आपको यहाँ करनी है। अब बैलेंस कैश बुक का गिवन है ना, तो आप अपनी कैश बुक को बेस ले लो और आपको बैलेंस निकालना है पासबुक का, उसके अकॉर्डिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करो। अभी मैं आपका ये सम सोल्व करूँगी, उससे आपको बेटर क्लियर आइडिया हो जाएगा। फिर भी अगर आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक। ओके, अभी एक बार मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ इस ट्रांजेक्शन को एज इट इज। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो देखो, आपने चेक डिपॉजिट करवाए, ठीक है, बट बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया। क्रेडिट मतलब प्लस नहीं किया आपके अकाउंट में। तो आप सोचो, आपकी कैश बुक में आपने प्लस कर दिया बट बैंक ने आपकी पासबुक में प्लस नहीं किया, तो आपकी कैश बुक का बैलेंस पासबुक से ज़्यादा आ रहा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने कुछ चेक है वो आपने तो प्लस कर दिए अपने अकाउंट में, आपको रिसीव हुए थे जैसे, लेकिन अभी तक बैंक ने उन चेक्स को प्लस नहीं किया। तो अगर मुझे ये पता करना हो कि मेरी बैंक में कितना बैलेंस चल रहा है, तो मैंने जो चेक प्लस कर दिया अगर मैं उसको माइनस कर दूँ तो मुझे बैंक का बैलेंस पता चल जाएगा। क्योंकि डिफरेंस का तो एक रीज़न यही है कि मैंने चेक डिपॉजिट करवाया बैंक में, बट बैंक ने उस चेक की अभी तक मुझे क्लियरेंस नहीं दी, बैंक ने उसको अभी तक क्या नहीं किया, क्रेडिट नहीं किया। तो आप क्या करोगे, आप अभी के लिए एक बार उसको माइनस करोगे। ये आप कैश बुक में माइनस नहीं करोगे, बस कैश बुक का ये बैलेंस है आपके पास, ये एक रफ पेज है और इसके ऊपर आप माइनस कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो बैंक बैलेंस है वो उस टाइम पे कितना शो हो रहा होगा। आफ्टर दिस वी आर हैविंग सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज चेक्स इशूड। ओके, आपने चेक इशू कर दिए बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए, क्या करवाने के लिए, पेमेंट करवाने के लिए, बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट। ओके, तो आपने जैसे चेक इशू किए आपने तो माइनस कर दिए, लेकिन अभी तक बैंक में वो चेक पहुंचे नहीं पेमेंट रिसीव करने के लिए, तो बैंक ने तो अभी तक भी माइनस नहीं किए, तो अब बैंक का बैलेंस आपसे ज़्यादा चल रहा होगा। तो मेरा जो बैलेंस शो हो रहा है, मैं अगर उसमें वो वाला एक बार फिर से प्लस कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा ना कि बैंक में मेरा कितना बैलेंस शो हो रहा होगा। तो वही चीज़ आपने 80760 के जो चेक इशू किए आप उसको प्लस कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बैंक में कितना बैलेंस शो हो रहा है। क्योंकि मुझे अब कैश बुक का तो गिवन है, मुझे बैंक का बैलेंस निकालना है, तो वह मैं क्या करूँगी, कैश बुक को बेस लेते हुए जो बैंकिंग का व्यू पॉइंट है उससे ट्रांजेक्शन्स को अब रिकॉर्ड कर देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन आई एम हैविंग बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, आपके पास कुछ बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन हमारी कैश बुक में तो हमने क्या नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किए, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इट मीन्स कैश बुक में तो मैंने माइनस नहीं किए होंगे, बट बैंक चार्जेस हैं बैंक ने माइनस कर दिए, तो मेरी कैश बुक अब ज़्यादा बैलेंस शो करेगी बैंक की पासबुक से। और मुझे ये पता करना है कि मेरी बैंक पासबुक में कितना बैलेंस है, तो मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर देंगे उन बैंक चार्जेस को, तो मैं बैंक बैलेंस के इक्वल आ जाऊंगी। और वो चार्जेस कितने 1135 के, तो वो मैंने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। आफ्टर दिस आई एम हैविंग फोर्थ ट्रांजेक्शन, दैट इज checks received by the bank directly from debtors. Okay, checks received directly from debtors by bank, check received by bank directly from debtors। मेरे डेटर से बैंक ने क्या कर लिया, डायरेक्टली चेक रिसीव हो गया, तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट मेरा बैंक बैलेंस प्लस हो चुका है, बट मेरी कैश बुक में तो अभी तक भी वो प्लस नहीं हुआ। और अब मेरी कैश बुक से मुझे बैंक का बैलेंस निकालना है, तो बैंक बैलेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस करना होगा 1,35,200, क्योंकि ये बैंक ऑलरेडी प्लस कर चुका है। आफ्टर दिस आई एम हैविंग फिफ्थ ट्रांजेक्शन, दैट इज रिलेटेड टू इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ओके, इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो बैंक ने पे कर दिया मेरे ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस मैंने पहले से ही बोला हुआ है,
पेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन मैंने अभी तक क्या नहीं किया, कैश पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो कैश बुक में तो माइनस नहीं हुआ होगा अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम मैंने क्या किया है, पे किया है, लेकिन बैंक उसको डिडक्ट कर चुका है। तो मेरी कैश बुक ओवर बैलेंस दिखा रही होगी बैंक के कंपैरिजन में। और अगर मुझे बैंक का बैलेंस चेक करना है कितना है, तो मुझे अब क्या करना होगा, अपनी कैश बुक वाले बैलेंस में से इसको माइनस कर दूंगी। तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी पासबुक में कितना डिफरेंस, कितना बैलेंस शो हो रहा होगा। After this, I am having 6 transaction. That one is the last transaction of this question. Dividend collected by bank. Okay, बैंक ने आपका डिविडेंड क्या किया, कलेक्ट किया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपका डिविडेंड कलेक्ट हुआ है बैंक को, बट आपने अभी तक उस डिविडेंड को क्या नहीं किया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कलेक्टेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। तो देखो, आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन आपके बैंक में रिकॉर्ड हो गया। तो बैंक ने तो प्लस कर दिया, लेकिन आपने प्लस नहीं किया और आपको बैंक का बैलेंस निकालना है, तो आप भी प्लस कर दोगे। तो आप किसके इक्वल आ जाओगे, बैंक के। और कितना है, 1000। ओके, अब आप बस टोटल कर दो दोनों कॉलम्स का। तो टोटल की अगर मैं बात करूं, प्लस साइड से मेरे पास कितना टोटल आ रहा है, इट इज़ 154,300 और दिस। तो ये मैं एक बार टोटल करती हूँ, 0 0 0 इस साइड से मेरे पास आ रहे हैं ओके। प्लस आइटम्स का मेरा टोटल आ रहा है 3,71,260, माइनस आइटम्स का मेरा टोटल आ रहा है 91,985। ओके, अब क्या करोगे, प्लस माइनस डेबिट। तो आपके पास क्या है, प्लस का ज़्यादा आ रहा है, मतलब फेवरेबल बैलेंस आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे आंसर, कौन सा बैलेंस होता है फेवरेबल बैलेंस पासबुक का, क्रेडिट। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। कौन सी बुक के अकॉर्डिंग अब आपके पास बैलेंस पता लग गया, पासबुक के अकॉर्डिंग। अब आपकी पासबुक कितना बैलेंस शो करी होगी, 3,71,260 माइनस 91,985 एंड इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 2,79,275 रुपीज़। तो ये आपका किसका बैलेंस आ गया, क्रेडिट बैलेंस एज पर योर पासबुक। Students, this is your solution for this question. If you are having any kind of doubt in this chapter or in any numerical you are having your doubt, you can ask me in the comment section. Thank you, students.